हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सीए मनीष और स्वागत करता हूं इस चैनल में आप सभी का। जीएसटी सेवा में आज हम डिस्कशन करने वाले हैं जीएसटी ऑन मेंटेनेंस चार्जेस को लेकर। ये प्रश्न कई रूप से, कई फॉर्मेट में, कई माध्यम से मेरे पास आया है और हालांकि सर्कुलर जिस पे हम आज डिस्कशन करेंगे, जिस सर्कुलर की हम बात करेंगे वो 1 साल पुराना है, लेकिन ये टॉपिक और ये क्वेश्चंस जो हैं वो आज भी हॉट टॉपिक हैं, हॉट क्वेश्चंस हैं उन सभी यूज़र्स के लिए, उन सभी रेजिडेंशियल हाउस यूज़ करने वाले, अपार्टमेंट यूज़ करने वाले जो मल्टी स्टोरी में रहते हैं, रेजिडेंशियल सोसाइटीज़ में रहते हैं, खास करके मेट्रोज़ में रहने वाले लोग, दिल्ली एनसीआर हो, महाराष्ट्र हो, मुंबई हो, गुड़गांव हो, इन सभी से ये क्वेरीज मेरे पास ज़्यादा आ रही हैं। लेकिन इन्हीं सब प्रश्नों का उत्तर देने के लिए मेंटेनेंस चार्जेस पे कितना जीएसटी लगना चाहिए, कब वो एग्जम्प्ट है, कौन इस को चार्ज कर सकता है, किसको चार्ज नहीं करना चाहिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं, ऐसे कई सारे प्रश्न। आइए एक एक करके प्रश्नों पर नज़र डाल लेते हैं हम किन किन प्रश्नों की बात कर रहे हैं। उससे पहले मैं आपको कहना चाहूँगा, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लेकर आता रहूँ। और आप कमेंट करके भी हमें बता सकते हैं कि किस टॉपिक पे आप वीडियो देखना चाहते हैं। मुझे आप मेल भी कर सकते हैं manis@gstsewa.com। इस पर आप मेल करके भी अपनी क्वेरीज बता सकते हैं, मैं उस पर वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगा, आपसे ऐसा वादा करता हूँ। तो आइए आज किस जीएसटी मेंटेनेंस चार्जेस के ऊपर हम किन किन विषयों पर बात करने वाले हैं, किन किन टॉपिक्स के ऊपर बात करने वाले हैं, क्या क्या प्रश्न हैं जो आज कवर हो जाएंगे, और उम्मीद कर रहा हूँ कि वीडियो के एंड तक आपको सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। तो आप स्क्रीन पर देखिए, पहला प्रश्न जो मैं कवर करने वाला हूँ, हु कैन कलेक्ट जीएसटी ऑन मेंटेनेंस चार्ज। कौन कौन सी पार्टीज हैं जो जीएसटी कलेक्ट कर सकती हैं। आर द मेंटेनेंस चार्जेस पेड बाय रेजिडेंट्स टू द रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन इन ए हाउसिंग सोसाइटी एग्जाम फ्रॉम जीएसटी। क्या वो जीएसटी से एग्जाम्प्ट है? अगर रेजिडेंशियल सोसाइटी आरडब्ल्यू जो है, रेजिडेंशियल सोसाइटी की आरडब्ल्यू है, उसको हम जो जीएसटी पे कर रहे हैं मेंटेनेंस चार्जेस पे, क्या वह ज़रूरी भी है? क्या एग्जाम्प्ट है मेंटेनेंस चार्जेस के ऊपर जीएसटी लेना ज़रूरी है या नहीं है? क्या वो लिमिट है? आज वो सारी डिस्कशन हम करने वाले हैं और ये सर्कुलर से ही मैं आपको बताऊँगा। व्हाट आर द लिमिट्स, क्या लिमिट है, क्या रेट ऑफ टैक्स है, अभी प्रेजेंट रेट ऑफ टैक्स क्या है, और डॉक्यूमेंट एज ए रिसीवर ऑफ सर्विस, हम क्या क्या डॉक्यूमेंट्स को चेक कर सकते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें चेक कर लेने चाहिए अगर हम जीएसटी पे कर रहे हैं तो। और हम डिस्कशन करेंगे सर्कुलर नंबर 109/28/2019 जो 22 जुलाई 2019 को आया था, और इस सर्कुलर में साफ साफ कहा गया है कि जीएसटी और मेंटेनेंस चार्जेस को लेकर है, तो सभी सोसाइटीज़ पर ये एप्लीकेबल होता है, पूरे देश में एक साथ एप्लीकेबल होता है। ये सर्कुलर क्लैरिफाई करता है काफ़ी सारी चीज़ों को, कई सारे प्रश्न हैं उन पर हम आज डिस्कशन करने वाले हैं। तो आइए वीडियो की शुरुआत करें, पहले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। हु कैन कलेक्ट जीएसटी। हु कैन कलेक्ट जीएसटी, जब हम इसकी बात करते हैं, जीएसटी हम किस पे बात कर रहे हैं? मेंटेनेंस चार्जेस के ऊपर। मेंटेनेंस चार्जेस क्या हैं? जिस सोसाइटी में हम रहते हैं वहाँ पे सिक्योरिटी की सर्विस हो गई, सोसाइटी को मेंटेन करना, वियर एंड टियर जो छोटा मोटा होता है बिल्डिंग में, वो सब चीज़ें करना, जो मेंटेनेंस चार्जेस हम पे करते हैं, जो 2 रुपये से लेकर 15 रुपये तक अलग अलग सोसाइटीज़ में अलग अलग रेट के हिसाब से चार्ज किया जाता है, और कुछ भी रेट हो सकता है। वो जो हम चार्ज पे करते हैं 2 तरह से हम पे कर सकते हैं। अगर सोसाइटी हैंड ओवर हो चुकी है आरडब्ल्यूएस को, या एसोसिएशन ऑफ पर्सन जो भी बनी हुई है, ए आप जिसे कहते हैं, अगर उसको हैंड ओवर हो गई है तो आप जो मेंटेनेंस चार्जेस देते हैं वो एसोसिएशन को देते हैं। एसोसिएशन क्या होती है? जो मेंबर्स से बनी होती है, वो वहाँ के रेजिडेंट होते हैं, वो इलेक्शन के द्वारा उसको चुनते हैं और वो सारा कंट्रोल करती है। जब एसोसिएशन कंट्रोल करती है तो नेचुरल सी बात है कि एसोसिएशन गवर्निंग बॉडी के रूप में आपसे मेंटेनेंस भी कलेक्ट करती है। कई केसेस में ऐसा होता है कि एसोसिएशन बन चुकी है लेकिन वो मेंटेनेंस उसके पास नहीं है, मेंटेनेंस का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो बिल्डर के पास ही है। तो हो सकता है एसोसिएशन बनने के बाद भी जो मेंटेनेंस है वो बिल्डर कलेक्ट कर रहा हो, तो दोनों ही केस पॉसिबल है। और एसोसिएशन नहीं बनी तो नेचुरल सी बात है कि वो बिल्डर ही कलेक्ट करता है, बिल्डर ही उस सोसाइटी को मेंटेन करता है। जब भी कोई नई सोसाइटी बनती है, जनरली बिल्डर 1 साल या 2 साल का एडवांस ले लेते हैं मेंटेनेंस चार्जेस के रूप में। हर सोसाइटी में ये लागू होता है, और जब हैंड ओवर हो जाता है तो जनरली बिल्डर जो मेंटेनेंस का काम है, मेंटेनेंस का जो सर्विसेज है, वो भी एओए को दे देता है। अगर आरडब्ल्यू को मिल जाता है तब क्या प्रोविजंस हैं, और बिल्डर के पास अगर रहता है तो क्या प्रोविज़न है, ये मैं सेग्रीगेट करने की कोशिश करूंगा। साथ ही साथ ये भी बता दूंगा कि कब एग्जाम्प्ट है। हाँ, जो क्वेश्चन ये है कि हम मेंटेनेंस चार्जेस या तो आरडब्ल्यू को दे रहे हैं या बिल्डर को दे रहे हैं। पिछली स्लाइड में मैंने आपको बताया था कि
RW को भी दे सकते हैं, AOA जिसे हम कहते हैं, जो चुनी हुई संस्था है उसको देते हैं, या बिल्डर को देते हैं। तो पहले बात करते हैं जब हम मेंटेनेंस चार्जेस RW को देते हैं, कहाँ प्रोक्योर कर रही है, नेचुरल सी बात है, वो कहीं और से प्रोक्योर कर रही है और सोसाइटीज़ को वो सर्विस दे रही है, लेकिन उसको जो गवर्न कर रही है वो RW कर रही है, जो बिलिंग हो रही है वो RW से हो रही है। तो उस केस में GST के लिए जो सर्कुलर है वो लागू है। वो कौन सा सर्कुलर है जिस पर हम आज डिस्कशन कर रहे हैं? तो क्या RW का दिया हुआ GST एग्जम्प्ट होगा? आंसर इज यस, वो एग्जम्प्ट होगा। नहीं भी आंसर है इसका, वो एक सब्जेक्ट टू लिमिट, जब आगे की स्लाइड में हम लिमिट को डिस्कस करेंगे तब हम उसके बारे में बात करेंगे कि कितनी लिमिट के ऊपर GST है वो पे करना है। तो वो RW हो या बिल्डर हो, वो तो लागू होगा ही। तो RW को एग्जम्पशन का बेनिफिट है, आंसर इज यस। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। अगर पेड टू बिल्डर है, अगर मेंटेनेंस चार्जेस बिल्डर को पे किए जाए, देखिए इस केस में कोई एग्जम्पशन नहीं है। फिर से कह रहा हूँ, इस केस में कोई भी एग्जम्पशन नहीं है। बिल्डर एक थर्ड पार्टी है। बिल्डर जो आपको सर्विस दे रहा है वो एज ए सर्विस प्रोवाइडर आपसे चार्ज करेगा। क्या चार्ज करेगा? मेंटेनेंस चार्जेस के ऊपर GST कितना है वो रेट आगे डिस्कस करते हैं। फिलहाल के लिए इस स्लाइड में हमारा पर्पस सिर्फ इतना ही था कि GST चार्ज होगा या नहीं होगा। इसका आंसर मिलता है कि एग्जम्पशन जो है वो सिर्फ RW के लिए है, बिल्डर के लिए ऐसा कोई एग्जम्पशन नहीं है। बिल्डर को अगर हम मेंटेनेंस चार्ज देते हैं तो वो एग्जम्पशन का बेनिफिट, जो सर्कुलर का बेनिफिट है, वो नहीं मिलेगा। हाँ, लेकिन RW को अगर हम देते हैं मेंटेनेंस चार्जेस तो बेनिफिट मिलेगा। आइए आगे बढ़ें। लिमिट, रजिस्ट्रेशन लिमिट और मोर देन 7500 लिमिट। पहली बात, ये जो बेनिफिट है बिल्डर के केस में एप्लीकेबल नहीं होगा। ये एग्जम्पशन लिमिट का जो बेनिफिट है, जो लिमिट्स की हम बात कर रहे हैं, ये सिर्फ RW के लिए बेनिफिशियल है। RW के लिए लिमिट ये एप्लीकेबल है। अगर बिल्डर आपको 10 रुपये का भी बिल देगा मेंटेनेंस का तो वो GST चार्ज करेगा। अगर वो रजिस्टर्ड है तो बिल्डर को रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी है, सब्जेक्ट टू सर्टन क्राइटेरिया। जो रजिस्ट्रेशन क्राइटेरिया है उसके ऊपर वो अगर रजिस्ट्रेशन कराता है, जनरली एक सोसाइटी के अंदर जब वो कंस्ट्रक्शन सर्विसेज भी स्टार्ट करता है तो वो लिमिट से ऊपर ही रहता है और उसको रजिस्ट्रेशन कराना होता है। तो जब वो मेंटेनेंस सर्विस बिल्डर दे रहा है तो 7500 की लिमिट उसके लिए लागू नहीं है। उसको GST चार्ज करना ही है, चाहे वो बिल 500 का हो, चाहे 5000 का हो, चाहे 5 लाख का हो। जो भी वो चार्ज करेगा तो उसके ऊपर GST उसे चार्ज करना है। रजिस्ट्रेशन लिमिट की बात यहाँ क्यों लिखी है, रजिस्ट्रेशन लिमिट पे क्यों कहना चाहता हूँ? कुछ RW है जहाँ पे बहुत लिमिटेड फ्लैट हैं, इतने नंबर्स ऑफ फ्लैट नहीं हैं, और हो सकता है कि वहाँ पे जो लिमिट है किसी कुछ फ्लैट से 7500 से ज़्यादा कलेक्ट हो, लेकिन फिर भी जो पूरी जो कलेक्शन है उसकी जो टर्नओवर की हम बात करते हैं वो 20 लाख नहीं है। उस RW की जो टर्नओवर है, टर्नओवर मीन्स बिजनेस रिसीट्स जो हैं, वो अगर 20 लाख से ज़्यादा नहीं है तो उसे रजिस्ट्रेशन कराने की ज़रूरत नहीं होती। तो उस केस में हम रजिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं। आगे और ज़्यादा मैं क्लियर इस पे करने की कोशिश करूँगा कि अगर रजिस्टर नहीं है, ये सर्कुलर में भी ये क्वेश्चन है कि अगर रजिस्ट्रेशन नहीं है और फिर भी हम 7500 से ज़्यादा कलेक्ट कर रहे हैं तो क्या GST लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए? इसका आंसर सर्कुलर के टाइम पे मिल जाएगा। रजिस्ट्रेशन की मैंने लिमिट बता दी, और 7500 से नीचे मान के चल रहे हैं जो सोसाइटी रजिस्टर्ड है, जो RW रजिस्टर्ड है GST के अंदर, वो 7500 से ऊपर की अमाउंट पर ही, जिसकी मेंटेनेंस चार्जेस 7500 से ज़्यादा है, उस पर ही GST चार्ज करेंगे। अदरवाइज उनको GST चार्ज करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब 7500 तक भी है तो चार्ज करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ बिल्डर करता है तो चार्ज करने की ज़रूरत है। उम्मीद है कि ये आंसर आपको मिल गया होगा लिमिट्स से रिलेटेड। अब बात हम कर लेते हैं रेट ऑफ टैक्स। देखिए रेट ऑफ टैक्स जो है वो अभी 18% है। जब सर्विस टैक्स था तो वो 15% हुआ करता था, पहले 12.36% हुआ करता था, फिर 15, और अभी जो रेट है वो 18% है। 18% में दो कंपोनेंट हैं, CGST और SGST। CGST और SGST के साथ मैंने एक चीज़ और लिखी है कि IGST एप्लीकेबल नहीं हो सकता, क्योंकि ये इमूवेबल प्रॉपर्टी है। मेंटेनेंस सर्विस एक इमूवेबल प्रॉपर्टी पे दी जा सकती है, तो जो प्लेस ऑफ सप्लाई है उसका रजिस्टर्ड प्लेस ही होता है।
सप्लायर ऑफ सर्विस का, तो इसमें IGST की पॉसिबिलिटी नहीं है। तो CGST 9% और SGST 9%। आप बिल में ये चेक कर सकते हैं, चाहे बिल आपको बिल्डर दे चाहे आपको RW दे। बिल्डर के केस में एग्जम्पशन नहीं है, RW के केस में एग्जम्पशन है। एग्जम्पशन कब एप्लीकेबल है वो सर्कुलर से आपको पता लगता है। नेक्स्ट स्लाइड में जो आपको इनवॉइस मिल रहा है जिसपे GST चार्ज है 9% CGST और 9% SGST, उस इनवॉइस की जब आप टैक्स पेमेंट करते हैं एज अ टैक्स पेयर आपको रहता है कि वो पैसा गवर्नमेंट के पास पहुँचे, और वो गवर्नमेंट के पास तभी पहुँचेगा जब आप एक अवेयर टैक्स पेयर है, एक अवेयर कस्टमर है, एक अवेयर रिसीवर है। तो आपने इनवॉइस तो मांगना ही है सर्विस प्रोवाइडर से, चाहे वो बिल्डर हो चाहे RW हो, आपको इनवॉइस मांगना है। और इनवॉइसिंग रूल्स के अकॉर्डिंग साइन होना चाहिए। अब वो साइन डिजिटल भी हो सकता है, और डिजिटल साइन मतलब IT एक्ट के अंदर जो मोड प्रिस्क्राइब्ड है DSC से साइन हो। ऐसा नहीं कि आपको कंप्यूटर के माध्यम से एक नीचे मेंशन कर दिया कि दिस इज डिजिटल डॉक्यूमेंट, नो नीड एनी सिग्नेचर, ऐसा नहीं होगा। या तो आपको मेल से मिला है, वैलिड सिग्नेचर के थ्रू मिला है, या फिर आपको स्टैम्प और साइन करके दिया गया है, चाहे वो खुद करे या उसका ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव करे। और ऑथराइज कौन होता है? जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट उसने मेंशन किया है। तो इनवॉइस प्रॉपर लें, इससे एक श्योरिटी तो हो जाएगी कि आपका दिया हुआ टैक्स गवर्नमेंट के पास पहुंच रहा है और सही काम में यूज़ हो रहा है। बिल्डर थोड़ा सा बाउंड हो जाएगा उससे। दूसरी बात यहाँ पे हम कर लेते हैं रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। मैंने क्यों कहा, जनरली ये देखा गया है कि बिल्डर प्रीमाइस का रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते। आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट देखना है, और जिस स्टेट में है उस स्टेट का, और जिस प्लेस पे हैं उस प्लेस का सर्टिफिकेट होना चाहिए। क्या कहना चाहता हूँ मैं इस बात में? मैं इस बात में ये कहना चाहता हूँ, जब भी हम किसी GST नंबर में रजिस्ट्रेशन लेते हैं तो बिल्डर के पास एक ऑप्शन होती है, या किसी भी व्यक्ति के पास जो रजिस्ट्रेशन लेता है एक ऑप्शन होती है प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस की। प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस जहाँ से वो बिजनेस कर रहा है, तो एक स्टेट में एक प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस उस व्यक्ति का होता है। दूसरा एक प्रोविज़न आता है प्लेस ऑफ सप्लाई। प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है? जहाँ से बिल्डर या व्यक्ति सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। क्योंकि बिल्डिंग इमूवेबल प्रॉपर्टी है, रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स एक इमूवेबल प्रॉपर्टी है, वो मूव नहीं हो सकती, तो उसका रजिस्ट्रेशन प्लेस ऑफ प्रॉपर्टी होगा। हो सकता है कि बिल्डर का जो कॉर्पोरेट ऑफिस है वो एक स्टेट के अंदर सो एंड सो प्लेस पर है, और उसके 3 प्रोजेक्ट हैं जो अलग अलग जगह पे चल रहे हैं। तो क्या तीनों का रजिस्ट्रेशन होगा? जी हाँ, तीनों का रजिस्ट्रेशन होगा। वो उसे ब्रांच में ऐड कर सकता है, एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस में ऐड कर सकता है, लेकिन अगर ऐड नहीं किया तो वो GST कलेक्ट नहीं कर सकता। उसे वो करना ज़रूरी है, तभी वो GST चार्ज कर सकता है। तो ये ध्यान रखना, आप सर्टिफिकेट बिल्डर से मांग सकते हैं। RW भी है तब भी उस प्लेस का रजिस्ट्रेशन उसके पास होना ज़रूरी है जहाँ पे वो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। रजिस्ट्रेशन के बाद साइन, बिल ऑफ सप्लाई उसे कहा जाता है, वो साइन और स्टैम्प हो, ऐसा ध्यान रखें। ये एक अवेयरनेस के लिए है। अगर आप नहीं देते टैक्स तो ऐसे चांसेस हैं कि टैक्स का इवेजन हो सकता है, टैक्स हो सकता है गवर्नमेंट के पास ना पहुँचे। अगर आपके पास GST नंबर भी है और आप उस कॉम्प्लेक्स से आप वर्क फ्रॉम होम करते हैं, आपका बिजनेस में वो रजिस्टर्ड है वो कॉम्प्लेक्स, तो आपको GST नंबर भी देना चाहिए। फिर देखा जाएगा कि ITC में आपको उसका कितना बेनिफिट मिल सकता है। लेकिन बिल्डर बाउंड हो जाएगा आपको B2B इनवॉइस देने के लिए और आपको ITC क्रेडिट करने के लिए आपके 2A के अंदर। जो GST रिटर्न भरते हैं वो जानते हैं कि 2A की क्या इंपॉर्टेंस है। आइए अब डिस्कशन कर लेते हैं सर्कुलर नंबर 109/28/2019। इसमें जो कुछ क्वेश्चन है, और लास्ट में मैं एक समअप कर दूंगा कि हमारा इसका समरी क्या है। तो ये सर्कुलर की कॉपी आपके सामने है, मैं पढ़ता जाता हूँ। सर्कुलर मिनिस्ट्री ऑफ फिनेंस का है, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू का, और 22 जुलाई 2019 को आया था। इसका सब्जेक्ट भी है इशू रिलेटेड टू GST ऑन मंथली सब्सक्रिप्शन कंट्रीब्यूशन चार्ज बाय अ रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन फ्रॉम इट्स मेंबर रिगार्डिंग। कह रहे हैं कि हमें कई सारे क्लैरिफिकेशन के लिए क्वेश्चन रेज हुए, इश्यूज रेज हुए, तो उस पर पहला क्वेश्चन वही, आर द मेंटेनेंस चार्जेस पेड बाय रेजिडेंट टू द RWA इन ए हाउसिंग सोसाइटी एग्जाम्प्ट फ्रॉम GST? इफ यस, इज देयर एनी अपर लिमिट?
तो इसका आंसर हमने पहले ही दे दिया कि हाँ एग्जम्पशन है। किसको है? RWA को है। बिल्डर की यहाँ बात नहीं लिखी हुई, अगर बिल्डर को दे रहे हो तो ये प्रोविज़न उस पर एप्लीकेबल नहीं होते। सप्लाई ऑफ सर्विस RWA कौन होती है? अनइनकॉर्पोरेटेड बॉडी और ए नॉन प्रॉफिट एंटिटी रजिस्टर्ड अंडर एनी लॉ, किसी भी लॉ में रजिस्टर्ड हो, रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर्ड हो, ऐसे ट्रस्ट फॉर्म में हो। अगर RWA फॉर्म्ड है, चाहे वो इनकॉर्पोरेटेड हो या नॉन इनकॉर्पोरेटेड हो, अपने मेंबर्स को बाय वे ऑफ रिम्बर्समेंट ऑफ चार्जेस और शेयर कॉन्ट्रीब्यूशन अमाउंट अप टू ₹7,500, 7,500 रुपये तक के अगर मेंटेनेंस चार्जेस वो ले रही हैं तो ये प्रोविज़न उनके लिए है। RWA के लिए 7,500 तक की एग्जम्पशन है, मतलब जिस हाउस का मेंटेनेंस चार्जेस 7,500 तक है उस पर GST नहीं लगेगा। इससे पहले ये लिमिट 5,000 की थी, उसकी बात की गई है। अब ये बढ़ाकर इसको 7,500 कर दिया गया है और ये कब से लागू हुआ है? 25 जनवरी 2018 से लागू हो चुका है। तो ये नोटिफिकेशन नंबर है आपके सामने। इससे पहले लिमिट 5,000 थी और अभी के लिए वर्तमान में जो रेट है वो इसके ऊपर एप्लीकेबल होगा। 7,500 से नीचे के हाउस पे GST नहीं लगेगा। तो लगभग 90% हाउसेस कवर हो जाते हैं मेट्रोस के अंदर, जिन पे अगर मैं एक नॉर्मल रेट भी लेकर चलूँ तो 2,000 स्क्वायर फीट तक का अगर घर है और ₹3 स्क्वायर फीट उसका रेट है मेंटेनेंस का, तो 6,000 रुपये बनते हैं। वो 2,000 स्क्वायर फीट तक के हाउसेस भी कवर हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन, एक RWA जिसकी टर्नओवर मैंने कहा ना एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन अलग है, मैं फिर किसी दिन बताऊंगा। टर्नओवर आप ये समझ लीजिए कि जितनी भी उसकी बिजनेस ट्रांजैक्शंस हैं, जितनी भी उसकी ग्रॉस रिसीट है, अगर वो 20 लाख या उससे कम है इन ए फाइनेंशियल ईयर, तो क्या उसे GST चार्ज करना है? लिमिट को देखना है, नहीं देखना? इसको समरी करके मैं बता देता हूँ। अगर 20 लाख तक उसकी टर्नओवर है, 20 लाख से ज़्यादा नहीं है, उसको रजिस्ट्रेशन नहीं लेना, उस RWA को रजिस्ट्रेशन नहीं लेना, ज़रूरत नहीं है। वॉलंटरी लेना चाहती हैं तो ले सकती हैं। अगर रजिस्ट्रेशन नहीं लिया तो किसी तरह का GST चार्ज नहीं करना, कोई लिमिट एप्लीकेबल नहीं है, कोई लिमिट चेक नहीं करनी, चाहे वो 10,000 का बिल हो, 7,500 से ज़्यादा का हो या उससे कम का हो, GST चार्ज नहीं करना। अब अगर रजिस्ट्रेशन दे लेते हैं, मैंडेटरी जब वो 20 लाख से ज़्यादा है, वॉलंटरी जब वो 20 लाख से कम होने के बाद भी रजिस्ट्रेशन लेते हैं, दोनों ही केस में ये प्रोविज़न एप्लीकेबल हो जाएंगे और GST उनको चार्ज करना होगा। 7,500 तक के बिल पे फिर नहीं करना और 7,500 से ऊपर के बिल पे करना है। तो ये समरी यहाँ पे भी आपको मिल जाएगी। एनुअल टर्नओवर अगर 20 लाख से ज़्यादा है तब, और एनुअल टर्नओवर 20 लाख और उससे कम है, 20 लाख तक में कोई दिक्कत नहीं है। तो दोनों ही केस में एग्जम्पशन है, 7,500 से ज़्यादा के बिल पे भी, 7,500 से कम के बिल। लेकिन अगर रजिस्ट्रेशन करा लिया तो सिर्फ एग्जम्पशन है 7,500 से कम के बिल पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न जो सर्कुलर के अंदर दिया गया है, इज RWA एंटाइटल्ड टू टेक इनपुट टैक्स क्रेडिट? बिल्कुल, RWA इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकती है, ITC ले सकती है। किस किस चीज़ों पे? जनरेटर है, वाटर है, पंप्स है, लॉन है, फर्नीचर है, मतलब जो मेंटेनेंस सर्विस में यूज़ होने वाली चीज़ें हैं वो जो प्रोक्योर की हैं। ऐसा नहीं है कि जो टर्नओवर जो RWA रिसीव कर रही है उसको प्रोक्योर करने के लिए कुछ खर्चा नहीं करती, तो जो भी खर्चे वो कर रही है उसका इनपुट उसको मिलेगा, बिल्कुल एलिजिबल है, इनपुट ले सकती है, उससे आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में कमी आएगी। फोर्थ क्वेश्चन, वेयर ए पर्सन ओन्स 2 और मोर फ्लैट्स। अच्छा, एक के पास एक आदमी बिल जो देता है, मान लीजिए उसका 6,000 का मेंटेनेंस चार्जेस आता है एक फ्लैट पे, अब उसके पास 2 फ्लैट हैं, तो नेचुरल सी बात है कि 6 + 6 12,000 हो गया। तो क्या उसको भले ही वो सिंगल पेमेंट भी कर रहा हो, उसको मेंटेनेंस चार्जेस पे करना है या नहीं करना? इसका आंसर देने की कोशिश है। देखिए, जो 7,500 की जो लिमिट है ना, वो पर मंथ पर मेंबर शैल बी अप्लाइड सेपरेटली फॉर ईच रेजिडेंशियल अपार्टमेंट। इसका मतलब ये वो हर हाउस को अलग देखा जाएगा, सेपरेट सर्विस देखी जाएगी, तो उसको नहीं देना, भले ही 7,500 से ज़्यादा हो रहा है। बेनिफिट है रेजिडेंट्स के लिए, 2 फ्लैट हैं, 3 फ्लैट हैं, 4 फ्लैट हैं, मैटर नहीं करता। एक फ्लैट का अगर मेंटेनेंस 7,500 से ज़्यादा है तभी उसको चार्ज होगा। द सीलिंग ऑफ 7,500 पर मंथ पर मेंबर शैल बी अप्लाइड सेपरेटली फॉर ईच रेजिडेंशियल अपार्टमेंट ओन्ड बाय हिम। एग्जाम्पल भी दे रखा है। फॉर एग्जाम्पल, इफ ए पर्सन ओन्स 2 रेजिडेंशियल अपार्टमेंट,
15,000 रुपये है पर मंथ मेंटेनेंस चार्जेस टुवर्ड मेंटेनेंस ऑफ ईच अपार्टमेंट, और दोनों के 7,500 भी हैं। द एग्जम्पशन फ्रॉम जीएसटी शैल बी अवेलेबल। देखिए बेनिफिट है ना। अगला क्वेश्चन हम चलते हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन में एक और अच्छी बात ये आ रही है कि जैसे अभी 15,000 या 12,000 का एग्जांपल लिया, कई बार क्या होता है हमारे को 7,500 तक तो मेंटेनेंस चार्जेस पे जीएसटी नहीं लग रहा। 9,000 पे सपोज करो किसी को जीएसटी 9,000 रुपये मेंटेनेंस चार्जेस आ रहा है और उसको जीएसटी देना पड़ रहा है, तो जीएसटी किस अमाउंट पे देना है? 9,000 माइनस 7,500 पे, मतलब 1,000 रुपये पे, या पूरे 9,000? तो उसका आंसर है पूरे पे देना है उसको। ऐसा नहीं है कि क्युमुलेटिव अमाउंट पे टैक्स लगेगा, पूरी अमाउंट पे टैक्स लगेगा। जो जीएसटी आएगा वो 9,000 रुपीज़ पे आएगा, ना कि 9,000 माइनस 7,500। उम्मीद करता हूँ क्लियर है। और सर्कुलर ये ख़त्म हो गया। इसके बाद भी आपको कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं, मेल आईडी पे आप मेल मुझे कर सकते हैं। एक समराइज़ कर देता हूँ। मेंटेनेंस चार्जेस वो होते हैं जो सोसाइटी को मेंटेन करने के लिए, वाटर, प्लम्बिंग और सब चीज़ों के लिए, गार्डनिंग के लिए, हाउसकीपिंग के लिए जो खर्चा होता है वो मेंटेनेंस मेंबर से लिया जाता है। मेंबर जब वो खर्चा करता है, जो मेंटेनेंस चार्जेस देता है सोसाइटी को, वो या तो आरडब्ल्यू को देता है या बिल्डर को देता है। एग्जम्पशन का बेनिफिट जो है वो सिर्फ आरडब्ल्यू के केस में है, बिल्डर के केस में वो बेनिफिट नहीं है। तो बिल्डर के केस में हमें ये प्रोविजंस चेक करने की ज़रूरत नहीं है। बिल्डर अगर चार्ज कर रहा है तो सिर्फ हम इनवॉइस को ये चेक कर सकते हैं कि वो जेन्युइन इनवॉइस है कि नहीं है, उसका रजिस्ट्रेशन ठीक है कि नहीं है, लेकिन हमें मेंटेनेंस चार्जेस पे करना ही होगा। अब अगर हम आरडब्ल्यू को करते हैं, चाहे वो इनकॉर्पोरेटेड हो, चाहे वो किसी भी फॉर्म में बनी हो, अगर आरडब्ल्यू है और वो मेंटेन कर रही है, मेंटेनेंस सर्विसेज वो हैंडल कर रही है, वो गवर्न कर रही है, तो उस केस में एग्जम्पशन का बेनिफिट मिलेगा। अगर आरडब्ल्यू की टर्नओवर ही 20 लाख तक है तो उस सोसाइटी में उसको रजिस्ट्रेशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आरडब्ल्यू की टर्नओवर 20 लाख से ज़्यादा है तो रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी हो जाता है। हालांकि अगर आरडब्ल्यू चाहे तो 20 लाख से कम पे भी वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन जो है वो ले सकती है। रजिस्ट्रेशन होने के बाद 7,500 से ज़्यादा के मेंटेनेंस चार्जेस पर जीएसटी लगेगा, जिसका रेट है 18%, 9% सीजीएसटी, 9% एसजीएसटी, अदरवाइज नहीं लगेगा। अगर 7,500 से ज़्यादा होता है, सपोज कीजिए 10,000 हो जाता है या 9,000 हो जाता है, तो क्युमुलेटिव वैल्यू पे नहीं लगेगा, पूरी वैल्यू पे टैक्स लगेगा। 7,500 पे छूट नहीं मिलेगी, उस मेंटेनेंस चार्जेस के ऊपर 9,000 के ऊपर ही जीएसटी चार्ज होगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी और क्लैरिफिकेशन आपको मिल गया होगा। अभी भी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, इससे हमारा हौसला बढ़ता है और हम मोटिवेट होते हैं आगे भी अच्छी वीडियोस लाने के लिए। अभी दीजिए मनीष मल्होत्रा को इजाज़त। धन्यवाद।